वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इंडियन फिल्म बागबान इसकी स्टोरी के हवाले से जान पाएंगे और इसके अलावा माशरे में पाई जाने वाली जो सोच है या फिर इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। इंडियन फिल्म बागबान कहानी की शुरुआत जो है वो कहानी के मरकजी किरदार जिसका नाम राज है, इसकी शादी की सालगिरह से होती है। इस सालगिरह के फंक्शन के लिए इनके 4 बेटे अपनी बीवी बच्चों के साथ आते हैं। कहानी में एक किरदार जिसका नाम आलोक है कहानी में एंट्री होती है, जो कि कहानी का एक अहम किरदार है। आलोक राज का एक लेपालिक बेटा होता है। वो भी इनको शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देता है और साथ इनको ये भी बताता है कि उसने शादी के लिए एक लड़की को ढूंढा है, एक लड़की को पसंद किया है और इसकी तस्वीर जो है वो इनको भेजी है, क्योंकि वो स्टडीज के लिए अब्रॉड मुल्क में होता है। वहाँ से इनको कॉल करके बताता है। इस तकरीब के बाद एक बेटा अपने बाप से गाड़ी खरीदने के लिए पैसे मांगता है। राज इसको अपनी सेविंग जमा पूंजी की आखिरी रकम तक दे देता है, जो कि राज का कोलीग, इसका बॉस, इसको समझाता है कि ये सेविंग उसके बढ़ापे में काम आएगी, जिसको वो ये कहता है कि उसके 4 बेटे ही उसकी सेविंग है, सो उसको कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ही इसका सहारा बनेंगे। जब ये रकम लेकर घर पहुंचता है, पोस्ट के साथ आने वाला आलोक का खत अपनी बीवी को देता है, जिसको देखकर इनको आलोक से मिलने की पहली मुलाकात याद आती है। दोनों इसको याद करते हैं कि कैसे उन्होंने एक यतीम बच्चे की मदद की, उन्होंने इसकी पढ़ाई का तमाम खर्च उठाया और इसी दौरान आलोक की फोन कॉल आती है और वो इनसे इसकी पसंद की लड़की के मुतालिक इनकी राय पूछता है। दोनों मियाँ बीवी इसको कहते हैं कि इनको लड़की पसंद है और इसको इससे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। आलोक ये सुनकर खुश होता है। कहानी में आगे एक दिन जॉब पर जाता है, जो कि इनकी जॉब का आखिरी दिन होता है और इनका सारा स्टाफ जो है वो इनको सरप्राइज देता है और इनके लिए एक अलविदाई तकरीब रखी जाती है। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों को खत लिखकर भेजता है कि वो इनसे मिलना चाहता है, इनसे बात करना चाहता है और वो इस साल होली का फंक्शन, होली का त्योहार जो है वो इसके साथ मनाए। बच्चे क्योंकि पहले से ही जानते होते हैं कि इनका बाप इस साल अपनी मुलाजमत से रिटायर होने वाला है और वो इसलिए भी मिलना चाहते हैं कि इनको जो पैसा मिला है इसमें से अपने अपने हिस्से की भी बात कर लेंगे, जो कि इनके बच्चे ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो इनको बताता है, राज इनको कहता है कि क्योंकि नौकरी की वजह से इनके साथ यानी अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त जब वो नहीं गुजार पाए, तो वो अब इनके साथ रहना चाहते हैं और वो इनको सोचने का वक्त भी देता है कि वो फैसला कर लें कि कौन सा बेटा इनको अपने पास रखेगा। लेकिन वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इनमें से कोई भी इनको अपने पास जो है वो नहीं रखना चाहता है। लेकिन फिर ये फैसला करते हैं कि एक भाई माँ को साथ ले जाएगा और दूसरा बाप को। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वालिदैन जो है वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जब ये सारे भाई आपस में मशवरा कर रहे होते हैं तो क्योंकि सबके पास बहाना होता है कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो कैसे वो दोनों को साथ रख सकेंगे और वालिदैन का खर्चा जो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इनको अलग अलग रखने का जो वो फैसला किया जाता है और बाद में वालिदैन को बड़े बनावटी अल्फाज से बता भी दिया जाता है कि 6 माह एक बेटे के पास माँ रहेगी और दूसरे बेटे के पास बाप रहेगा। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वालिदैन जो है वो कभी अलग अलग नहीं रहना चाहेंगे, इसलिए वो खुद ही मना कर देंगे। लेकिन इनकी सोच के उलट होता है और वो इनके साथ अलग अलग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके बच्चे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। और राज क्योंकि इस बात पर राजी नहीं होता, लेकिन बीवी के समझाने पर तैयार हो जाता है और दोनों मियाँ बीवी अलग अलग बेटों के साथ चले जाते हैं। और ऐसा जाहिर बात है क्योंकि सारी उम्र की जमा पूंजी वो अपने बच्चों को दे चुके होते हैं और अब क्योंकि जॉब जाने के बाद
राज अपने लिए अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए अब उसको, क्योंकि वो बच्चों को ही अपना सरमाया समझता है कि वो इसके बुढ़ापे में इसका सहारा बनेंगे, लेकिन अब क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, अब इनको असल चीज पता चलती है कि इनके अपने बच्चे ही इनके अपने नहीं हैं। बच्चों के घर जाते ही इनको हर बात और काम में जो है वो इग्नोर किया जाता है, जिसको ये लोग नोट करते हैं और इनके तब्दील रवैयों की वजह से दुखी भी होते हैं। कहानी में आगे एक नए किरदार की एंट्री होती है। राज की मुलाकात इससे पार्क में होती है और हेमंत भाई पटेल एक म्यूजिक कैफे के मालिक होते हैं और वो राज को अपने कैफे में आने की दावत देते हैं, जहां राज जाता है और वहां के लोगों से मिलजुल जाता है। कहानी में आगे राज की बीवी अपने बेटे को अपने घर के कामों, बीवी और जवान बेटी के घर से बेवक्त आने जाने पर ध्यान देने को कहती है और उसको अपने घर को कंट्रोल करने को कहती है, क्योंकि वो घर में होने वाली बातों को नोट करती है। लेकिन वो अपनी माँ को कहता है कि आप 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान की तरह ही रहें, घर के कामों और बातों में ध्यान ना दें। और इसके अलावा ये भी कहता है कि वो बाप की तरह कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग तबीयत का मालिक नहीं है और वो घर में आजादी देने पर यकीन रखता है, जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ राज अपने बेटे से उसके काम के मुतालिक पूछता है और वो कहता है कि वो आज जो कुछ भी है अपनी मेहनत के बलबूते पर है। मेहनत से घर बनाया और अपने बुढ़ापे और आने वाले वक्त के लिए पैसा सिक्योर भी किया है, ताकि उसको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वो असल में ये बातें अपने बाप को सुनाने के लिए कहता है। ये सुनकर उसका बाप उसको देखता रह जाता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है कि क्योंकि वो अपनी सेविंग सारी बच्चों पर लुटा चुका होता है और खुद के लिए कुछ भी सेव नहीं करता है, और बुढ़ापे में अब अलग अलग बेटों के पास दोनों मियाँ बीवी रह रहे होते हैं। कहानी में राज कैफे में अपनी बीवी का खत पढ़कर रो पड़ता है, जहाँ एक लड़की उसको देखती है जो कि आगे जाकर राज की मदद भी करती है, और वो जब राज को रोते हुए देखती है तो कैफे के मालिक को बताती है और वो राज को उदास देखकर उसके पास आते हैं और उससे उदासी की वजह भी पूछते हैं, और वो इनको अपनी बीवी से प्यार के मुतालिक बताता है। और इनके प्यार और जिंदगी की कहानी सुनकर ये लोग जो है वो मुतासिर होते हैं और वो राज को अपनी जिंदगी के तजर्बात और प्यार के मुतालिक किताब लिखने को कहते हैं, लेकिन वो मना करता है। लेकिन घर जाकर इनकी बातों पर गौर करता है और किताब लिखने का सोचता है। किताब लिखना शुरू करता है, जिसका टाइटल इनवान जो है वो बागबान रखता है। कहानी में आगे राज की बीवी अपनी पोती को किसी लड़के के साथ देखती है जो कि पास से गुजरने वाली हर लड़की से फ्लर्ट करता है और वो उसकी पोती का दोस्त होता है। वो अपनी बेटी को लड़के के साथ जाने से मना करने को कहती है, लेकिन उसकी बहू और बेटा इनको आगे से सुनाते हैं कि अब जमाना बदल गया है, अब लड़के लड़कियों की दोस्ती को कोई बुरा नहीं समझता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि इनको बताना मेरा फर्ज था, सो बता दिया। लेकिन वो इनके सामने से बुरे रवैये की वजह से दुखी होती है। और दूसरी तरफ राज घर पर कहानी लिखने के लिए टाइपराइटर इस्तेमाल करता है। उसकी टाइपिंग की आवाज से बेटे की बीवी डिस्टर्ब होती है और बेटा बाप को कहता है कि वो इनके आराम का ही ख्याल करें। टाइपराइटर की आवाज से इनकी नींद जो है वो खराब होती है। कहानी में आगे हेमंत भाई कैफे के मालिक को कैफे के अकाउंट के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। राज इसको कैफे के अकाउंट लिखने के लिए कहता है, क्योंकि राज बैंक की नौकरी में एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा होता है और वो उसको कहता है कि वो कैफे के अकाउंट जो है वो लिख देगा और साथ बदले में कैफे में टाइपराइटर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है और वो इनको इजाजत दे देते हैं। कहानी में आगे घर पर राज की बीवी की चिट्ठी खत आता है, लेकिन राज का नजर का चश्मा टूट जाता है और वो इसको पढ़ नहीं पाता है। इसलिए वो चिट्ठी लेकर कैफे जाता है और हेमंत भाई को ये खत पढ़ने को कहता है, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसकी बीवी ये चिट्ठी पढ़ती है।
लेकिन वो चिट्ठी पढ़कर दुखी होती है और आगे पढ़ने से इनकार कर देती है। घर पर राज का पोता इसको चश्मा देता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये किसने ठीक करवाया। तो वो उससे पूछता है कि क्या पापा ने ठीक करवाया, लेकिन वो कहता है कि इसको जो पैसे जूते खरीदने के लिए मिले थे उससे ये चश्मा ठीक करवाया। लेकिन ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है वो इसको मारती है और राज के पूछने पर गुस्से में कहती है कि ये इनकी वजह से झूठ बोलने लगा है और किसी दिन इनकी कोई और जरूरत पूरी करने के लिए ये घर की चीजें भी बेचने लगेगा। कहानी में आगे कैफे में वैलेंटाइन डे का दिन मनाया जाता है। राज भी इसमें शामिल होता है। राज की बीवी अपनी पोती पायल को घर से वैलेंटाइन डे वाले दिन तैयार होकर जाने पर रोकती है, लेकिन वो अपनी दादी से बदतमीजी करती है कि वो क्यों इनको हर बात पर टोकती है। पायल अपने दोस्त के साथ वैलेंटाइन डे मनाने जाती है, जहां वो इससे बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि पहले तो हमारे सामने छोटे लिबास पहनकर हमारे खून को गरमाती हो, फिर सती सावित्री बनने की कोशिश करती हो। लेकिन पायल की दादी वहां इसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है और इस लड़के को मारती है और उसको पायल से दूर रहने की धमकी देती है कि आइंदा उसके घर के पास नजर भी आया तो वो इसको पुलिस के हवाले कर देगी। जब घर पहुंचती है, जहां पहले से पायल के वालिदैन इसका बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पायल के साथ अपनी माँ को देखकर हैरान रह जाते हैं। पायल इनको सब बताना चाहती है, लेकिन उसकी दादी ये कहकर इनको मुतमिन करने की कोशिश करती है कि उसने पहले कभी वैलेंटाइन डे को कभी नहीं मनाया, तो इसीलिए पायल को साथ ले जाने के लिए कहा और इसकी वजह से ही देर हुई, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये दिन लोग कैसे मनाते हैं। लेकिन उसका बेटा अपनी बेटी को कुछ कहने की बजाय उल्टा अपनी माँ पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो हकीकत को नहीं जानता था। इसलिए जब वो अपनी माँ को बातें सुना रहा होता है, उसकी बेटी इनको चुप होने को कहती है और दादी को साथ लेकर चली जाती है। कहानी में आगे इनके बेटों ने क्योंकि ये फैसला किया था कि इनके माँ बाप 6 माह एक भाई के पास और 6 माह दूसरे के पास रहेंगे, और अब दूसरे भाइयों की बारी होती है। राज और उसकी बीवी अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए मिलना चाहते हैं और इनकी ट्रेन क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से जा रही होती हैं, लेकिन एक शहर में दोनों सेम टाइम पर रुकती हैं। उसी वक्त राज अपनी बीवी को मिलने के लिए कहता है और वक्त पर अपने बेटों के पास नहीं पहुंचते हैं और बेटे भी आपस में फोन पर इनके बारे में पूछते हैं, लेकिन इनको इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन एक तरह से खुश ही हो रहे होते हैं। अच्छा हुआ चाहे एक दिन के लिए ही सही मुश्किल टली, क्योंकि इनकी वजह से एक भाई की बीवी अपने शोहर से लड़ झगड़ रही होती है और वो कहता है कि अच्छा है एक दिन के लिए ही सही मुसीबत टली। लेकिन वो परेशान होते हैं कि वो कहाँ गए। कहानी में आगे कैफे के मालिक की बीवी को राज की कहानी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिलता है, जिसको पढ़कर वो दुखी होती है। राज और उसकी बीवी अपने बच्चों के पास जाने की बजाय एक साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इस दौरान एक कार को देखकर रुक कर राज अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि काश ऐसी कार इसके पास भी होती। इस दौरान कार का सेलमैन पास आकर इनको कार की एक टेस्ट ड्राइव लेने को कहता है। पहले वो इनकार करते हैं, लेकिन उसके इसरार पर कार की राज टेस्ट ड्राइव लेता है। लेकिन कार से उतरने के बाद वो सेलमैन इनको कार लेने पर आमादा करता है, लेकिन राज के पास क्योंकि पैसे नहीं होते हैं और इसको कहता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस कार को खरीद सके, और सेलमैन इस बात को सुनकर इससे बदतमीजी करता है। इस दौरान इस कार के शोरूम का मालिक आलोक बाहर आता है और राज को पहचान कर अपने सेलमैन को मारता है कि उसने उसके बाप को मारा है। आलोक वो यतीम बच्चा होता है जिसको राज गोद लेता है और उसकी तालीम का सारा खर्चा उठाता है। आलोक राज से शिकायत करता है, बिना बताए कहाँ चले गए थे, और इनको अपने घर ले जाता है। कहानी में आगे राज के बेटे कैफे के मालिक के पास जाते हैं कि शायद इनको पता हो, क्योंकि राज अपना सारा दिन कैफे में गुजारता था।
क्योंकि घर पर बेटा और उसकी बीवी उसको कोई अहमियत ना देते थे। हेमंत भाई इनको कहता है कि इसको इनके बारे में पता नहीं, और इनको एहसास भी दिलाता है कि जैसे उन्होंने अपने वालिदैन को अलग किया और इनको रुलाया, एक दिन इनकी औलाद भी इनको रुलाएगी। और अपनी बीवी से कहता है कि अगर औलाद ऐसी होती है तो अच्छा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी बेऔलाद होते हैं और राज और उसके बच्चों की कहानी से दुखी होते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि वो राज को ढूंढेंगे। हेमंत की बीवी बताती है कि उसको राज के पुराने घर का एड्रेस इसकी फाइल से मिला है, लेकिन वो फाइल कैफे में आने वाले एक लड़का और लड़की जिनसे राज कैफे में मिलता है वो पढ़ने के लिए ले जाते हैं। इस दौरान वो दोनों भी आते हैं और साथ लड़के का बाप भी होता है जो कि एक पब्लिशर होता है। वो इनको बताता है कि वो फाइल अब फाइल नहीं रही बल्कि इसको अब एक किताब की शक्ल दे दी गई है। कहानी में राज आलोक से कहता है कि वो अब उसके घर में नहीं रह सकता है और वो वापस घर जा रहे हैं, लेकिन आलोक इनको अपने साथ रहने के लिए कहता है और साथ इनको एक तोहफा भी देता है। और ये तोहफा वही कार होती है जिसको लेकर सेलमैन राज से बदतमीजी करता है, और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उसके इसरार पर कार ले लेते हैं और वापस अपने पुराने घर चले जाते हैं, जहां हेमंत भाई भी इनको मिलने आते हैं और वो इनको बताते हैं कि वो अपनी फाइल जो वहां भूल आए थे वो फाइल अब किताब की शक्ल में शाया हो चुकी है, और इस किताब के लिए इनको एडवांस 10 लाख का चेक दिया गया है। इधर राज के बच्चे इनकी किताब के बारे में अखबार में पढ़कर लालच में आ जाते हैं कि वो इस किताब की वजह से लाखों की कमाई कर रहे हैं। कहानी में आगे राज को पब्लिशर मजीद पैसे देता है और उसको कहता है कि इनके एजाज में एक तकरीब रखी गई है जहां इनको अपनी फैमिली के साथ आना होगा। तकरीब वाले दिन इनके बच्चे भी वहां आते हैं, लेकिन वो इनको नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं और वहां राज के बच्चों में से किसी एक को इनके बारे में बात करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन इनके सगे बच्चों की बजाय आलोक को सामने आने के लिए कहा जाता है और ऐसा वो राज के कहने पर करते हैं। आलोक इनको अपनी तकरीर के दौरान अपना भगवान कहता है और कहता है कि अगर इसके अपने हकीकी वालिदैन भी होते तो शायद इतना प्यार नहीं देते जितना इन्होंने दिया, और कहता है कि भगवान इन जैसे अच्छे लोगों को बनाता रहे। फिर राज को स्टेज पर आने की दावत दी जाती है, जहां वो ये कहता है कि वो कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं, उसने तो वो ही लिखा जो जिंदगी ने सिखाया, और बागबान एक ऐसी कहानी है जो बीते हुए कल और आने वाले वक्त के दरमियान फैले हुए सन्नाटे की एक कहानी है। ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में है। ये किताब इन झुके हुए कंधों के बारे में जिन पर बैठकर बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे होते हैं। ये किताब इन कांपते हुए खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, और ये किताब इन लरजते हुए होंठों के बारे में है जिनमें कभी लोरियां थी मगर अब बरसों से खामोशी है। अब जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारा जमाना और था, बाप की शक्ल में ईश्वर को देखा करते थे, माँ के चरणों में स्वर्ग देखा करते थे, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। इनके लिए हर रिश्ता सीढ़ी है जिस पर ये पांव रखकर आगे निकल जाते हैं, और जब इस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है, इसको किसी पुरानी बेकार चीज और कल के अखबार की तरह कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी एक पेड़ की तरह उगती है। माँ बाप सीढ़ी के पहले पायदान की तरह नहीं होते, और वालिदैन जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हरा भरा हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। जिन बच्चों की खुशियों के लिए अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते खर्च कर देता है, और बाप ऐसा
खुशी से करता है, और वही बच्चे जिनकी खुशियों पर अपनी मेहनत की पाई बाप लुटा देता है, बुढ़ापे में जब बाप की आंखें धुंधला जाती हैं, इनको कतरा भर रोशनी देने से कतराते क्यों हैं? अगर एक बाप अपने बेटे की जिंदगी के पहले कदम उठाने में मदद करता है, तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में मदद सहारा क्यों नहीं देता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा अपने वालिदैन को सुना देते हैं? अगर वो हमें प्यार नहीं दे सकते, तो इनको हमारा प्यार छीनने का हक किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे जिन माँ बाप को भगवान ने एक साथ जोड़ा है, इनको कैसे अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ देते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? औलाद शायद ये भूल गई है, जो हमारा आज है वो इनका कल होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं, कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल हम आज कर रहे हैं, वही सवाल कल ये भी कर रहे होंगे। और अगर हम वालिदैन के तौर पर अपने बच्चों को पाल सकते हैं, जो ना बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, तो खुद को भी पाल सकते हैं। ये सारी बातें राज अपनी तकरीर में कहता है। तकरीर के आखिर में इनके बच्चे राज से माफी मांगते हैं, और इस दौरान मीडिया में से इनसे कोई सवाल करता है कि अगर बागबान इनकी खुद के घर की कहानी होती तो वो क्या करते? तो वो जवाब देता है कि वो ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को सहारा और इज्जत नहीं दे सकते, इनको कभी माफ नहीं करता और इनको सजा देता और इनसे नाता तोड़ देता, जो कि एक्चुअल में अपने बच्चों को सुना रहा होता है, जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं। राज के बच्चे अपनी माँ से माफी मांगते हैं, और वो इनसे कहती है कि वो एक माँ की हैसियत से तो इनको माफ कर सकती है, लेकिन एक बीवी की हैसियत से जैसे उन्होंने अपने बाप को रुलाया, कभी माफ नहीं करेगी। कल का पता नहीं, लेकिन आज इनको देने के लिए माफी भी नहीं है, लेकिन अपने पोते पोती को देखकर खुश हो जाते हैं और इनको प्यार करते हैं, जो कि इस कहानी का, इस फिल्म का जो है वो एंड सीन होता है। इसके बाद फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, या इसमें बताई गई माशरती सोच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेहत के हवाले से बात की गई है, जो कि फिल्म के बिल्कुल शुरुआत में होती है। सेहत के लिए सुबह की सैर जरूरी है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को फनी लगे फैक्ट, बट हकीकत है, और शायद हम में से बहुत कम लोग इस बात पर अमल भी करते हैं जिंदगी में, और जो करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं इस हवाले से, तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट बयान किया गया है वो ये है कि लक्ष्मी के हाथों लक्ष्मी मिले तो बरकत होती है। इंडियन जुबान में दौलत को लक्ष्मी कहते हैं, और लड़की, बीवी या बहन को जो है वो इंडियन लक्ष्मी कहते हैं, जो कि मुहावरतन कहा जाता है, या मुहावरे के तौर पर ये अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो माशरती सोच या फिर एक सीख हो सकती है इंसान के लिए, वो ये है कि दिमाग सबके पास होता है, लेकिन दिमाग वही जो वक्त पर काम आए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बताया गया है, इंसान की जिंदगी में दो बॉस होते हैं, एक जॉब पर मौजूद मालिक या बॉस, और दूसरा बॉस या मालिक मर्द की बीवी होती है, यानी दोनों हुक्म चलाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है, जो कि आई थिंक मेन इस फिल्म का मैसेज है लोगों के लिए, जो कि एक बाप की हैसियत से भी, और एक बेटा जो कि तल्ख अल्फाज में अपने बाप से कहता है, लेकिन हकीकत है। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बताया गया है वो ये है कि माँ बाप जो कमाते हैं वो बच्चों की जरूरत और मांगों पर खर्च कर देते हैं। तो आई थिंक ये तो मेजोरिटी में जो पेरेंट्स होते होंगे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कहानी का एक उलट भी है, जो कि एक बिटर रियलिटी भी है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर उनके बच्चे जो है वो उनको कमा कर खिलाते हैं। यानी ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जारी बात है, हर घर की एक अलग कहानी होती है। कहीं पे पेरेंट्स बच्चों को खिला रहे होते हैं और कहीं पे बच्चे माँ बाप को खिला रहे होते हैं। तो बैक टू द मूवी फैक्ट, इस फिल्म में जो मजीद फैक्ट बयान किए गए हैं वो ये हैं, कुदरत का कानून है, एक जाता है और दूसरा आता है।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिल्म में ये कुछ ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की गई हैं। आप में से कोई इन ज़रबुल मिसल की मीनिंग को जानता हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, खानदान में कोई बड़ा या माँ बाप छोटों को किसी बात से रोकते टोकते हैं तो वो डोमिनेटिंग तबीयत के मालिक होते हैं, जो कि हालांकि डोमिनेटिंग नहीं लेकिन एक घर में मैनेजमेंट या कंट्रोल रखने के लिए ऐसा होना पड़ता है। तो आप में से कितने लोग अग्री करते हैं जो कि घर का बड़ा बेटा जो है वो डोमिनेटिंग होने का बाप को कहता है और बेटा जो है वो घर में फ्रीडम देने पर यकीन रखता है। तो आप में से कितने लोग इस फैक्ट के हवाले से अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, प्यार अगर हद से बढ़ जाए तो घुटन बन जाता है। नेक्स्ट, बच्चे जब कुछ बन जाते हैं तो वो वालिदैन से कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है, हम जो भी हैं अपनी मेहनत से हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे बच्चे के कामयाब होने में वजह होते हैं, जो कि इस कहानी में भी काफी वाज़ेह तौर पर बताया गया है, लेकिन बच्चे इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हालांकि जो बच्चे कामयाब होते हैं उनको क्रेडिट लाजमी देना चाहिए पेरेंट्स को या फिर जो भी इनकी लाइफ में लोग इनके कामयाबी की वजह बनते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है, ऐसे रवैये के बाद वालिदैन के जज्बात अल्फाज के जरिए, जो कि पहले फैक्ट बताया गया है जब बच्चे ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ऐसे अल्फाज सुनने के बाद पेरेंट्स की जो फीलिंग होती है या जवाब होता है, हाँ वाकई हमने क्या किया है। अगर हमने तुम बच्चों को पेट भर कर खिलाकर खुद भूखे सोए, आधे पेट से सोए तो हमने क्या किया। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंट कर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की तो हमने किया ही क्या है। तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया तो हमने किया ही क्या है। हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, जो कि आई थिंक काफी इमोशनल सीन है जब वालिदैन की ये फीलिंग होती है और इस फिल्म में भी काफी खूबसूरती से बयान किया गया है। और इस फिल्म को देखने के बाद यकीनन इंसान इमोशनल होता है और शायद शर्मिंदगी या फिर एहसास लाजमी पैदा होता है कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस मूवी को देखने के बाद। नेक्स्ट जो फैक्ट बयान किया गया है वो ये है, प्यार अगर सच्चा हो तो आखिरी सांसों तक इसकी कशिश और तड़प रहती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, प्रॉब्लम और मसला ना हो इसलिए इस बात के बारे में कहना जरूरी है ताकि वो मसला ना हो, यानी जो भी मसला दरपेश हो उसके बारे में बात करने से वो मसला मजीद मसाइल पैदा ना कर दे, इसलिए उस बात के बारे में बात करना जरूरी है। जैसे कि फिल्म में माँ बेटे को जब उसकी बीवी और बेटी के बारे में बताती है, जिसको वो ये कहकर बात को खत्म करती है कि उसको बताना मेरा फर्ज बनता है, सो उसको बता दिया, लेकिन बेटा उल्टा माँ से बदतमीजी करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जमाना अब बदल चुका है, मर्द और औरत में अब कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन औरत के लिए जमाना कभी नहीं बदलता है, जो कि माँ अपने बेटे को कहती है कि औरत के लिए जमाना कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट जो फैक्ट और ज़रबुल मिसल इसमें इस्तेमाल की गई है वो ये है, सोने पर सुहागा। नेक्स्ट, घर वो होता है जहाँ इंसान का दिल होता है, जहाँ दिल ना हो वहाँ इंसान कैसे जाए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, बच्चे अपने वालिदैन की जरूरी चीज को भी गैर जरूरी समझते हैं, पैसे नहीं हैं, बजट कम है और अपने बच्चे की गैर जरूरी चीज पर भी फालतू पैसे लगा दिए जाते हैं। जैसे कि कहानी में बाप का चश्मा टूटने की सूरत में उसको ठीक करवाने की बजाय उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को शूज जूते दिलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो ज़रबुल मिसल इस्तेमाल हुई है, जान बची तो लाखों पाए। नेक्स्ट, घर का बेदी लंका ढाए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बताया गया है वो ये है, वैलेंटाइन डे पर लड़के लड़कियों को झूठ मूठ का आई लव यू कहते हैं, पर कुछ सच्चे इश्क मोहब्बत करने वाले भी होंगे, जारी बात है ये एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें जो फैक्ट बयान किया गया है वो ये है कि झूठ मूठ का आई लव यू कहते हैं, जो कि आई थिंक बहुत सारी स्टोरीज में ये बात सच भी होगी। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ से प्यार नहीं मिलता है और जहाँ सोचा भी ना हो
वहाँ इतना मिल जाता है कि संभाले भी नहीं संभलता। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो ये है, किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब उम्मीद टूटती है तो बड़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, वालिदैन के लिए बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि फिल्म में राज कार को देखकर अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं इनकी औलाद भी इनको एक दिन रुलाएगी। नेक्स्ट जो फैक्ट है, बेसहारा लोग या बच्चे एक पत्थर की तरह होते हैं, न जाने किस किस पाँव की ठोकर से मिट्टी या धूल बन जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट बयान किया गया है, अपने सगे रिश्ते भी पराये हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी गैर लोग किसी सगे रिश्ते से भी ज्यादा बेहतर होते हैं और सगे रिश्ते से भी बढ़कर चाहते हैं। लेकिन ये असूल बहुत कम लागू होता है। शायद हर रिश्ता जरूरत, रुपए पैसे या मतलब का होता है। बहुत कम लोग सच्चे और खरे होते हैं और बाज़-औक़ात तो इनकी नीयत पर भी लोग शक करते हैं। जो एक्चुअल में अच्छी नीयत से मदद कर रहे होते हैं, इन पर भी शक किया जाता है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं या फिर समझते हैं? यानी फिल्म में बताए गए फैक्ट में यह है, बार दफा पराये रिश्ते सगे रिश्तों से ज्यादा बढ़कर इंसान के लिए बन जाते हैं और सगे रिश्ते पराये हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बताया गया है, भगवान या खुदा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये हस्ती इन लोगों को जीती जागती नजर आती है जिन पर कोई एहसान करता है या मदद करता है, या कोई जब किसी की जिंदगी संवारता है तो वो इंसान इस दूसरे इंसान के लिए खुदा या भगवान का इंसानी रूप होते हैं, जिनको गॉड फादर भी कहा जाता है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते या समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बताया गया है वो ये है, खुदा अच्छे इंसान इसलिए बनाता है ताकि दुनिया में दुखी लोगों की मदद हो और खुदा ऐसे अच्छे लोगों को बनाता रहे। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जिंदगी हमें असल सबक सिखाती है, यानी हमारी तालीम या किताबें वो सबक नहीं सिखाती हैं जो कि हमारी हकीकी जिंदगी सिखाती है, जो कि जिंदगी की किताब हमें सिखाती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, अगर मियाँ बीवी एक साथ हों तो किसी और की जरूरत नहीं होती है और ना ही औलाद की। अगर वो साथ हों तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। अगर औलाद नाफरमान हो तो ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही बेहतर है, जो कि आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स आपको कहते हुए भी सुनाई देंगे आपके इर्द गिर्द, जो कि आई थिंक हकीकत है, एक बिटर और तल्ख हकीकत है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप इसमें बताए गए जो भी फैक्ट हैं उसके हवाले से आप जो भी सोचते, समझते, अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।